तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। अपने टेबल के ऊपर रखी हुई थी कई फाइल्स। अपने बालों को नोचे जा रहा था मैं। मुझे लग रहा था कुछ न कुछ कमी तो रह गई है। आखिर इन्वेस्टिगेशन इस तरफ कैसे मुड़ गई? घूम फिर कर मैं वहीं पर कैसे आ रहा हूं? मुंबई शहर में कई कत्ल हुए। पिछले 10 सालों से इतने कत्ल हो चुके थे जो गैंगस्टर्स ने किए, लेकिन कत्ल करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। कातिलों को पकड़ा गया, उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने वो कत्ल किए हैं। मैंने खुद उनसे पूछताछ की, जो 8 सालों से जेल में बंद हैं उन कैदियों से भी। उन्होंने माना और सच में कत्ल उन्होंने किया था, लेकिन वो तो जेल में थे। वैसे ही कत्ल बाद में भी होती रहे। एक ही तरीका था मारने का। ऐसा तब होता है जब कोई खास इंसान ऐसे कातिलों को भाड़े पर लेकर उनसे कत्ल करवाता है। मैं चाहता था उसे पकड़ना जो ये कत्ल करवा रहा है। कत्ल करने वाले ही कातिल नहीं होते, कत्ल करवाने वाले भी कातिल होते हैं। मुंबई शहर में गैंगस्टर्स बहुत बढ़ चुके थे और हमें इसे जड़ से खत्म करना था। पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करने के लिए हमें और क्या करना होगा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 6 महीनों से मैं इस केस में लगा हुआ था और अब मैं मानने लगा था मुझे सीधे तरीके से ये केस सॉल्व नहीं करने चाहिए। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ता है। वैसे भी 6 महीनों में इतना जान चुका था। कुछ गैंगस्टर्स हमारे पुलिस वालों के टच में हैं और पुलिस की बहुत सारी ऐसी जानकारी जो उन्हें नहीं होनी चाहिए वो पुलिस वाले गैंगस्टर्स तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जब भी हम रेड डालने के लिए जाते हैं वो गैंगस्टर्स पहले ही भाग जाते हैं। और कुछ गैंगस्टर ऐसे हैं जिनके नाम तक हम जान नहीं पाए हैं। वो खुफिया तरीके से काम करते हैं। कमिश्नर मेरे सामने बैठे हुए मुझसे फाइल मांग रहे थे और मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने इतने कातिलों को पकड़ा है, इतनी रेड सफल रही है। लेकिन मैं मायूस था, मैं उनके सामने कुछ कह नहीं सकता था। इसीलिए मैं मुस्कुराया और उसके बाद मैंने कहा, जी धन्यवाद, अब मैं थोड़ी छुट्टियां लेना चाहता हूं, मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बिल्कुल, अगर तुम छुट्टियां लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यकीन कीजिए मुझे कमिश्नर साहब पर भी शक था, लेकिन इन छुट्टियों में मैं क्या करने वाला था? मैं आपको शुरू से बताता हूं, कुछ ऐसे राज हैं जो मैंने आपको भी नहीं बताए। मुझे सब अजीत कहते हैं, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है और असली नाम आपको कभी मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से हूं और पुलिस में मुझे इसलिए भेजा गया क्योंकि हमें शक था कई पुलिस वाले गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं। मैं इस टास्क फोर्स को लीड कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले मिले हुए हैं और मेरे कई साथी मारे जा चुके थे गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ में। लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे की पहचान जाहिर नहीं होने दी। पुलिस में रहते हुए कई पुलिस वालों पर शक हुआ मुझे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं कर पाया। पुलिस वालों की एक सीमा होती है, लेकिन हम स्पेशल टास्क फोर्स के सभी लोग, हमारी कोई सीमा नहीं। हम गलत तरीके से भी सही काम करने के लिए ही भेजे जाते हैं। लेकिन 6 महीनों में मुझे ऐसा लगा इतनी सारी जानकारी है, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स के हेड के सामने बैठा हुआ था मैं और उन्हें अपनी वो फाइल दिखा रहा था जो मैं पुलिस वालों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, और उन्हें एक एक करके बताया मैं कहां पर विफल रहा और कहां पर सफल रहा। उन्होंने पूछा था, तुम ये सारी गैंग्स के अंदर की जानकारी जुटा पाए या नहीं? मैंने कहा, मैं कैसे बताऊं कि पूरी जानकारी तो मैं जुटा नहीं पाया, लेकिन ये गैंगस्टर्स किस तरह से काम करते हैं वो जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। क्यों पुलिस जीत नहीं पा रही है वो इस फाइल में है। शुरू से बात करते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे कत्ल हुए
जो बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ गैंगस्टर्स भी थे, और उन्हें भाड़े के गैंगस्टर्स द्वारा मरवाया गया। कई स्तरों में गैंगस्टर्स काम करते हैं, लेकिन ये जो खास गैंगस्टर हैं जिन्हें सुपारी दी जाती है, उन्हें सुपारी देते हैं शैडो पीपल, जिन्हें कहा जाता है काला साया। काले कपड़ों में रहते हैं, उनका चेहरा कोई देख नहीं पाया है। हो सकता है वो कई हैं, हो सकता है वो सिर्फ एक आदमी है, लेकिन मानते हैं कि वो बड़ा खतरनाक है और उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। मुझसे सवाल पूछा गया, ऐसा क्यों? और मैंने उन्हें बताया, हम कई बार कोशिश कर चुके हैं। एक बार तो मैंने ऐसे गैंगस्टर्स पकड़े थे जो उस काले साये से मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डील के लिए। चेहरा उन्होंने भी कभी नहीं देखा और मुझे जानकारी मिली थी वो काला साया कहां पर उनसे डील करने के लिए आने वाला है। हमने पूरा जाल बिछाया था, वो वहां पर आया भी था। मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, लेकिन वो बचकर निकल गया। पता नहीं कैसे, ऐसी जगह जहां से बाहर निकला ही नहीं जा सकता था। चारों तरफ से हमने उसे घेरा हुआ था, वहां से भी वो ऐसे बचकर निकल गया जैसे कोई हवा हो। हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि 3 बार हुआ। 3 बार उसे घेरा डाला जा चुका था। कई गैंगस्टर्स ऐसे ही हमने मौत के घाट उतारे, लेकिन ये जो काला साया है, ये एक आदमी है या कई लोग हैं, कोई भी उनके बारे में जान नहीं पाया। वो कभी पकड़ में नहीं आते, वो हमेशा निकल जाते हैं। और पुलिस में रहते हुए मैं इतना जान गया, हमारी जानकारी उन तक पहुंच रही है। कौन पहुंचा रहा है हम पता नहीं लगा सकते। फिर मेरे सीनियर कह रहे थे, अब तुम पुलिस में नहीं रहोगे, हम तुम्हें कहीं और शिफ्ट करते हैं। एक अलग प्रोजेक्ट है, उस पर तुम काम कर सकते हो, इसे हम फील्ड की लिस्ट में डाल सकते हैं। मैंने उन्हें कहा था, रुकिए, मेरे पास एक और रास्ता है। 6 महीने पुलिस में काम करते हुए मैंने इतना सीखा कि पुलिस में रहकर यह काम पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन गैंगस्टर्स के बीच रहकर मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे सीनियर जानना चाहते थे आखिर मेरा प्लान क्या है, और मैंने उसकी फाइल भी पूरी तरह से तैयार करके रखी थी। मैं पुलिस से निकलकर एक गैंगस्टर बनूंगा। पहले 2 महीने गैंगस्टर्स का साथ दूंगा, रिश्वत लूंगा और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर धीरे धीरे उनके साथ मैं दोस्ती बनाऊंगा, और फिर पुलिस को छोड़कर मैं उनका साथी बन जाऊंगा। उनके बीच रहकर मैं समझ पाऊंगा आखिर वो ऑपरेट कैसे करते हैं, और ये जो काला साया है ये क्या है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. और ये जो काला साया है ये क्या है। मुझे अप्रूवल मिल चुकी थी और तरीका मैं यही अपनाने वाला था। दोबारा मैं मुंबई पुलिस में पहुंच गया, और इस बार सबसे ज्यादा रिश्वत लेना, गैंगस्टर्स का काम करना, उन्हें टिप देना और जुर्म में उनका साथ देना, जिससे वो मुझ पर भरोसा कर पाए। भले ही इसमें कई लोगों को मरना पड़ा, उनकी कुर्बानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन वो बड़े बड़े बिल्डर थे, खुद भी क्रिमिनल थे, तो उनकी टिप मैं गैंगस्टर्स को दिया करता। फिर क्या, उनका साथी बन गया था, और मुझे मुंबई पुलिस से निकाला तो गया, मेरे खिलाफ वारंट भी था, और मुझे वहां से गायब होना पड़ा और छिपना पड़ा एक ऐसी जगह जहां पर ज्यादातर क्रिमिनल छिपा करते थे। और ये शुरुआत थी उस सबसे बड़े काम की जिसमें मुझे लगता है ये जो काला साया है, ये लोग असल में ये गैंग को ऑपरेट करते हैं, और मुझे उन्हें पकड़ना है और ख़त्म करना है उनके बीच रहते हुए। मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ा, मूंछ दाढ़ी बड़ी करनी पड़ी, दिखना थोड़ा अलग तरीके से पड़ा, तो मैं मुंबई में रहते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा था। और इसमें मेरा साथ कई क्रिमिनल दे रहे थे, और एक खास अड्डा जिसके बारे में मुझे पता लगा, करीम चाचा का ढाबा, जहां पर अंडरग्राउंड तहखाने भी हैं और कई क्रिमिनल वहां पर छिपकर रहते हैं। तो मैं भी करीम चाचा के पास पहुंच चुका था। मुझे भी नीचे वाला छोटा सेल दिया गया था, जेल की तरह था वो,
वहां पर सिर्फ एक बेड था, एक टीवी लगा हुआ, साथ में ही टॉयलेट सीट थी और उसी सेल में रहना पड़ता था। बाहर हम आ नहीं सकते, सिर्फ रात के वक्त बाहर निकल सकते हैं। पूरा दिन मुझे वहां पर बिताना पड़ता और बताया गया था कम से कम 2 महीने मुझे वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन करीम चाचा जो ये काम करते हैं क्रिमिनल्स को छिपाने का, अगर मैं उनसे दोस्ती बना लूं तो शायद अंदरूनी बातों के बारे में पता कर सकता हूं। पुलिस में रहते हुए इस खुफिया जगह के बारे में पता नहीं कर पाया, लेकिन क्रिमिनल बनते ही 3 महीनों में इसके बारे में पता लगा चुका था। रात के 11 बजे थे, भीड़ छंट चुकी थी। फिर मैं ऊपर पहुंचा था, क्योंकि सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था, वो भी आधी रात को, जब आगे वाला शटर लगा दिया जाता था। करीम चाचा ने वो शटर लगाया और नीचे जितने भी मुजरिम थे सभी ऊपर आए खाना खाने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ खाना खाना ही नहीं चाहता था, करीम चाचा से नजदीकी बढ़ाना चाहता था। तो मैं उनके पास पहुंचा, उनसे बातें करने लगा और करीम चाचा ने मुझसे पूछा, तुम देखे देखे से लगते हो। मैंने उन्हें अपना नाम बताया। जी मैं अजीत। वो घबरा चुके थे। फिर उन्होंने कहा, तुम तो वो इंस्पेक्टर थे ना, मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर, जो गैंगस्टर्स का खास तौर पर साथ दिया करते थे। तो तुम्हें मुंबई पुलिस से निकाला गया, तुम्हारे खिलाफ वारंट था और तुम्हें सज़ा बहुत बुरी होती तो तुम भागे। तो तुम यहाँ पर हो, इससे तो खतरा बढ़ सकता है। कहीं तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए तो नहीं? मैंने करीम चाचा की तरफ देखा और कहा, मैं अगर पुलिस वालों के साथ मिला हुआ होता ना, अब तक मारा जा चुका होता। कोई ना कोई पुलिस वाला गैंगस्टर्स को कुछ ना कुछ टिप तो दे देता ना। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ आज़ाद होना। क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मुझे मदद मिले? करीम चाचा के पास अपनी कहानी थी। करीम चाचा ने अपने बारे में बताया, आखिर वो इसमें कैसे फंसे। धारावी में वो रहा करते थे। बचपन से ही खाना बनाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो मुफ्त में खाना बांटा करते थे। दिल के अच्छे थे, लेकिन बुरे लोग भी उनके पास आया करते, तो दोस्ती अच्छे लोगों से भी हो रही थी, बुरे लोगों से भी हो रही थी। और जो बुरे लोग होते हैं वो जल्दी नज़दीकी बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस दलदल में वो खुद हैं आपको भी उस दलदल में ले जाने की कोशिश करते हैं। करीम चाचा धीरे धीरे क्रिमिनल्स के बीच फंसते गए और उन्होंने बताया, मैंने कुछ ऐसे लोगों को अपने हाथों में खिलाया है बचपन में, जो अब खुद को बड़े गैंगस्टर कहते हैं। करीम चाचा की बातें मैं सुनता गया और महसूस करता गया। करीम चाचा को बहुत कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं पता, यानी अगर उनसे कुछ उगलवाया जाए तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। 20 दिन लगे मुझे। हर रात 11 बजे खाना खाने के लिए मैं ऊपर पहुंचता, करीम चाचा से बात करता और उनसे जानने की कोशिश करता यहाँ पर कितनी गैंग्स ऑपरेट करती हैं, और मुझे जानकारी मिली 11, जबकि पहले मुझे पता था सिर्फ 4 गैंग्स हैं। करीम चाचा ने 11 के 11 के बारे में मुझे जानकारी दी। मैं इस शहर से बाहर निकलना चाहता था। मैंने करीम चाचा को यही कहा और करीम चाचा ने कहा कि चुपचाप नीचे रहते रहो, बाहर निकले तो मारे जाओगे, तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा जैसे बाकियों का हो रहा है। मैं डर नहीं रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था अगर मुझे कुछ हुआ कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन मैं करीम चाचा को मना रहा था, किसी तरह मुझे वो किसी गैंग में ज्वाइन करवा दे बस। मैंने करीम चाचा को कहा, करीम चाचा यहाँ से अगर बाहर निकलना हो तो कितने रुपए लगेंगे? करीम चाचा ने कहा, रुपए बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तुम्हारे पास इतने नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे फ्रीज हो चुके होंगे, तो तुम्हें कैश चाहिए होगा। क्या कोई है मदद करने वाला? मैंने कहा, करीम चाचा मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आप काम दिलवा सको मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अगर किसी को मारना पड़े तो मैं झिझकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कई एनकाउंटर किए हैं। करीम चाचा ने मुझसे 2 दिन मांगे कि कुछ काम हुआ तो मैं पूछ कर बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जिन्हें चाहिए होते हैं किलर्स, यानी तुम्हारे जैसे।
करीम चाचा ने 2 दिन लिए और मेरे लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था। एक गैंगस्टर जो कि भगौड़ा है, उसके पास कई राज हैं। पुलिस के हाथ आने से पहले पहले उसे मरवाना है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड नहीं हुआ है और ना ही शहर से बाहर निकला है। वो कहाँ पर है जानकारी जुटानी है, उसे ढूंढना है और उसे मौत के घाट उतारना है। और इस समय वो धारावी में छिपा हुआ है। मुझे यह काम करने के लिए भेजा गया। मैं जानता था मैं किसी मासूम को नहीं मार रहा, मैं एक मुजरिम को मारने वाला हूं, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। धारावी में मैं पूछने लगा था और इतने में मेरी पहचान जाहिर हो गई और मुझे फिर से करीम चाचा के पास छिपना पड़ा। और करीम चाचा ने कहा, बच्चे तू पहले अच्छा रहा था, लेकिन तेरी एक गलती के कारण तू यहां पर फंस चुका है। तू मौत को छू कर वापिस आया है। तुझे नहीं पता, तुझे मारने के लिए भी कुछ लोगों को छोड़ा गया था। तेरी पहचान जाहिर हुई, तू मरने वाला था। फिर मैंने करीम चाचा को कहा, करीम चाचा ये किलिंग मुझे नहीं करनी आती। सुपारी लेकर किसी को कैसे मारना है मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। आपने भी किसी को मारा होगा, क्या आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं? और करीम चाचा ने तब मुझे गैंग्स के बारे में जानकारी देना शुरू किया। 20 साल पहले गैंग्स ऑपरेट तो करती थी, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थी और समय समय पर अगर भारत सरकार से सख्त नियम आते तो वो बहुत निढाल हो जाते। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए गैंग वॉर हुआ करती थी ताकत के लिए। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जो उन गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए किसी गैंग को सबसे ऊपर रहना पड़ता। अब भी कुछ गैंग्स हैं जिन्हें सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन फिर शैडो पीपल आए, छाया पुरुष, जो हमेशा काले कपड़ों में रहते हैं। कोई नहीं जानता कौन उनके पीछे होता है। वो इंसान हैं या शैतान हैं, कौन है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। वो 5 लोगों की गैंग है और वो 5 लोग, उन्हें जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उस आदमी का मरना तय होता है। अब यहां पर वो 5 लोग किस भेष में आएंगे, कहां छिपे हुए होंगे, कोई उनकी पहचान जाहिर नहीं कर पाता। लेकिन जब सुपारी देने की बात होती है, उस समय काले कपड़ों में वो आपके पास आएंगे, आपको सुपारी देंगे और निकल जाएंगे। अगर वहां पर पुलिस की रेड हुई, जैसा कि कई बार हो चुका है, वो काले कपड़ों वाले जिन्हें काला साया कहा जाता है, वो तो गायब हो जाते हैं। उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाता। वो कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन बाकी पकड़े जाते हैं। तो ये काम करने के कुछ नियम है। सबसे पहला नियम, खुद को बचाना। पकड़े नहीं जाना है। पकड़े जाने पर तुम किसी की पहचान जाहिर भी नहीं कर सकते। मैंने करीम चाचा से पूछा, करीम चाचा तो सबसे ज्यादा रुपए किस में मिलते हैं? करीम चाचा ने कहा, वही काला साया, वो सबसे ज्यादा रुपए देता है। लेकिन वो 5 अलग अलग जगह पर मौजूद रहते हैं और कहते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं ना, वो उस समय भी वहां आसपास ही होते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। उनकी पहचान आज तक जाहिर नहीं हुई। 20 सालों से वो काम कर रहे हैं। उनसे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक डरते हैं कि कहीं वो उनके पीछे ना पड़ जाएं। खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। और जब वो खुद काम करते हैं, क्या देखा है तुमने कभी किसी के शरीर से पूरी चमड़ी को उधेड़ दिया जाना, सर को काट कर ले जाना, सिर्फ धड़ का मिलना? मैंने कहा हाँ हाँ, जब मैं पुलिस में था ऐसे केस के बारे में सुना था, लेकिन ये केस कभी कभी हुआ करते थे। करीम चाचा ने कहा, ये वो काला साया करता है। कहते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। ऐसा नहीं है कि शैतान हमारे बीच रहते हैं। मैंने करीम चाचा को कहा था, करीम चाचा मुझे ज्यादा रुपए चाहिए, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस एक बार देश छोड़ दूं, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा रुपए चाहिए। अगर मैं मुंबई से बाहर भी निकल गया, कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता हूं, इसीलिए मुझे रुपए चाहिए, बहुत ज्यादा रुपए चाहिए। करीम चाचा ने कहा, तो उनके लिए काम करोगे, लेकिन अगर गलती की तुमने, वो सजा बड़ी भयानक देते हैं। शरीर से चमड़ी को उधेड़ देना,
ये वो दुश्मनों के साथ करते हैं और कहते हैं जो अपने धोखा देते हैं उनके साथ तो और भी भयानक करते हैं। उनका शरीर नहीं मिलता, लेकिन इतना कहा जाता है कि उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा मिला होता है और कभी लाश ढूंढी नहीं जाती। मैंने कहा, करीम चाचा मुझे रुपए चाहिए, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। करीम चाचा को मुझ पर रहम आ रहा था, लेकिन असल में मैं इस काले साए के बारे में जानना चाहता था। ऐसी गैंग जो सबसे खतरनाक है, जिससे बाकी सब गैंगस्टर्स डरते हैं, लेकिन बस वो खास काम करते हैं। क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? मुझे हर एक राज के पर्दे को उठाना था। तो करीम चाचा ने कहा, अब थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं डील